नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी सामग्री पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो भारत में पुरुष एस्कॉर्ट्स की दुनिया पर रोशनी डालती है। मतलब जिसे आमतौर पर गिगोलो कहा जाता है। जाहिर है ये थोड़ा संवेदनशील विषय है। इसमें पैसा है, इच्छाएं हैं और कई ऐसे पहलू उलझे हुए हैं जो आमतौर पर हमें दिखते नहीं। बिल्कुल, इन सूरतों के मुताबिक गिगोलो ये वो पुरुष होते हैं हाँ, जो महिलाओं को या कभी-कभी जोड़ों को भी बिल्कुल अपनी कंपनी या शायद यौन सेवाएं देकर पैसे कमाते हैं। जी, यही परिभाषा दी गई है। और इसका कानूनी पहलू वो थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। हाँ, काफी। जैसा इन रिपोर्ट्स में सामने आया है, भारत में देखिए सेक्स वर्क अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, दलाली करना, कोई वेश्यालय चलाना या फिर लोगों की तस्करी वो जरूर अपराध है। तो ये एक तरह की परछाइयों में चलने वाली दुनिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, परछाइयों में ही चलती है। और ये जो स्रोत हमारे पास हैं, इनका मकसद भी यही है कि इसी दुनिया के अलग अलग रंग समझें। अच्छा, मतलब लोग इसमें क्यों आते हैं, क्या चीज खींचती है उन्हें, और जैसा इन दस्तावेजों में खुलकर बताया गया है, इसकी असलियत कितनी कठोर है और कई बार तो खतरनाक भी। ठीक है, तो फिर पर्दे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि लोग इस दुनिया में कदम रखते कैसे हैं। एक बात जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो है पैसों की तंगी, आर्थिक जरूरत। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली के एक शू सेल्समैन का किस्सा दिया गया है। उसने ऑनलाइन एक विज्ञापन देखा, प्लेबॉय जॉब। हाँ, देखा होगा। वादा था कि महिलाओं के साथ वक्त बिताओ और हर रात 50,000 रुपए तक कमाओ। सुनने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच है। क्या? इन आकर्षक वादों के ठीक पीछे अक्सर धोखाधड़ी का जाल होता है। अच्छा, जैसे? मिलाकर 27,000 रुपए ठग लिए गए। अरे बाप रे, 27,000। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन दस्तावेजों में इशारा है, कि ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं ना, वो अक्सर खुद पहले इसी तरह के स्कैम का शिकार हो चुके होते हैं। सच में? मतलब ये एक साइकिल है। हाँ, एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। शिकारी बन जाता है और ये चलता रहता है। और ये लोग काम कैसे करते हैं, कुछ पता चला? हाँ, कुछ जानकारी है। जैसे ये लोग दिल्ली में नंगलोई जैसी जगहों से ऑपरेट करते हैं, मुफ्त क्लासिफाइड साइट्स पर विज्ञापन डालते हैं, नकली आईडी इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि समाज में इतनी बदनामी का डर है, ज्यादातर पुरुष जो इस तरह ठगे जाते हैं वो रिपोर्ट तक नहीं करते। हाँ, ये तो है, इज्जत का सवाल आ जाता है। तो मतलब शुरुआती अवसर धोखे से होती है कई मामलों में। हाँ, और क्या रास्ते बताए गए हैं इन स्रोतों में? क्या सिर्फ ऑनलाइन विज्ञापन ही है? नहीं, कई और तरीके भी हैं। दोस्तों के जरिए परिचय होना एक आम रास्ता है। अच्छा। मुंबई के एक कंसल्टेंट का जिक्र है। वो अपनी कम आमदनी से परेशान था। उसकी एक दोस्त थी जिसके साथ उसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता था। उसी ने उसे उसके पहले क्लाइंट से मिलवाया। ओह, अच्छा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिख जाते हैं। कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट मिल जाती हैं। कोरा पे भी? हाँ, और कुछ लोग जैसे स्पा वगैरह में मसाजर का काम शुरू करते हैं। हाँ। और फिर धीरे धीरे एस्कॉर्ट सेवाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ गए। और ये धोखाधड़ी, क्या ये सिर्फ शुरुआत में होती है या आगे भी खतरा रहता है? खतरा तो बना रहता है। हैदराबाद के एक गिगोलो का अनुभव बताता है ये। उसने नकली क्लबों की मेंबरशिप वगैरह लेने में हजारों रुपए गवा दिए। नकली क्लब? हाँ, क्योंकि इन स्रोतों से एक चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि भारत में कानूनी तौर पर कोई गिगोलो क्लब है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, कानूनी तौर पर। यानी ज्यादातर जो दावे होते हैं वो या तो झूठे हैं या फिर किसी गैर कानूनी व्यवस्था का हिस्सा है। सब कुछ भरोसे पर कम, धोखे पर ज्यादा टिका है, ऐसा लगता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इतने जोखिम और धोखे के बावजूद लोग इस तरफ खिंचते क्यों हैं? स्रोतों में इसके आकर्षण के बारे में क्या बताया गया है? पहला तो शायद पैसा ही है। बिल्कुल, पैसा एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसमें कोई शक नहीं। कितनी कमाई हो सकती है अंदाजन? आंकड़े तो काफी अलग अलग हैं, जगह और क्लाइंट पर निर्भर करता है। जैसे मुंबई में बताया गया है कि प्रति सेशन 4,000 से 7,000 रुपए तक मिल सकते हैं। एक सेशन का? हाँ, और इससे महीने की कमाई 50,000 से 60,000 तक हो सकती है। दिल्ली में शुरुआती रेट शायद 2,000-5,000 रुपए हो सकता है, लेकिन अगर अमीर क्लाइंट्स मिल जाएं तो रात भर के लिए 30,000 तक भी। एक मामला तो 50,000 रुपए प्रति रात का भी बताया गया है। 50,000? जी। अब जाहिर है इस पैसे से वो लाइफस्टाइल मुमकिन होती है जिसका शायद कई लोग सपना देखते हैं। जैसे जिम जाना, अच्छा खाना पीना, महंगे शौक पूरे करना, लग्जरी आइटम्स खरीदना। और एक बात और दिलचस्प लगी मुझे, कई लोग इसे सिर्फ वीकेंड पर पार्ट टाइम करते हैं। हाँ, ये भी सामने आया है। मतलब हफ्ते के बाकी दिन उनकी अपनी सामान्य नौकरी होती है। कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। दिन में बैंकर, रात में कुछ और।
ये तो काफी विरोधाभासी लगता है। तो जिंदगी के दो बिल्कुल अलग चेहरे। पैसे के अलावा दूसरा बड़ा आकर्षण क्या है? क्या ये वासना या शारीरिक सुख है? हाँ, ये दूसरा बड़ा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सामग्री में कुछ बहुत सीधे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे जयपुर के एक व्यक्ति रुद्र प्रताप का जिक्र है। हाँ। वो ककोल्डिंग में माहिर है। ककोल्डिंग मतलब पति की मौजूदगी में, या यूं कहें कि उसकी जानकारी में उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना। ओह। और वो साफ कहते हैं, मुझे मजा आता है। अच्छा। मुंबई के मोइन का उदाहरण है, जो बारटेंडर बनकर क्लाइंट से मिलते हैं। या फिर चंडीगढ़ के हिमांशु, वो दिन में इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। हाँ, आपने बताया था। और रातें विधवा महिलाओं के साथ बिताते हैं। और इसमें सिर्फ सेक्स ही नहीं, बल्कि कडलिंग यानी गले लगना, साथ में तस्वीरें खिंचवाना, ये सब भी शामिल है। तो मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतें नहीं, भावनात्मक जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। क्लाइंट्स की तरफ से क्या मोटिवेशंस बताए गए? बिल्कुल, क्लाइंट्स की प्रोफाइल में भी बहुत विविधता है। एक तरफ 20 साल की कोई वर्जिन दुल्हन हो सकती है, तो दूसरी तरफ 67 ईयर की कोई अमीर बिजनेस वुमन। और कई बार, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये वो महिलाएं होती हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में शायद नाखुश हैं, भावनात्मक रूप से अकेली हैं। अच्छा। एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि करीब 81% महिलाएं अपनी सेक्स लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं। तो कई क्लाइंट्स सिर्फ वो भावनात्मक खालीपन भरने आती हैं। उन्हें किसी से बात करनी होती है, थोड़ी केयर चाहिए होती है। लेकिन ये सीमाएं फिर धुंधली हो जाती होंगी, भावनात्मक और शारीरिक? हाँ, अक्सर ये बहुत आसानी से धुंधली पड़ जाती हैं। कुछ गिगोलो रोल प्लेइंग वगैरह में भी शामिल होते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट या पुलिस चोर का खेल। अच्छा। और कुछ ने तो ये भी बताया कि वो ब्लू फिल्म्स देखकर खुद को ट्रेन करते हैं। अरे। दिल्ली के गिगोलो का तो सीधा कहना है, मेरा लिबिडो कंट्रोल नहीं होता, और जब पैसे मिलते हैं तो और मजा आता है। ये मजा और पैसे की चमक, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है ना? यहीं से शायद वो अंधेरा शुरू होता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। भीर है, सामग्री एकदम स्पष्ट रूप से कहती है कि पुरुष सेक्स वर्कर्स यानी MSWs HIV और दूसरे यौन संचालित संक्रमणों मतलब STIs के लिए एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ओह। चेन्नई में हुई एक स्टडी का हवाला दिया गया है। उसमें बताया गया है कि इन पुरुषों में जोखिम ज्यादा होने के बावजूद उनके लिए कोई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम या मदद ना के बराबर है। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। मुंबई का एक गिगोलो बताता है कि वो सावधानी बरतता है, हर 2 हफ्ते में डॉक्टर के पास जरूर जाता है, लेकिन डर तो हमेशा बना रहता है। और इसी से जुड़ी एक और भयावह बात है डांसिंग बॉयज जैसी प्रथाओं का जिक्र, जहां कम उम्र के लड़कों की तस्करी करके उन्हें इस काम में धकेला जाता है। ये तो बहुत ही दुखद है। स्वास्थ्य जोखिम के अलावा ब्लैकमेल का खतरा भी काफी बड़ा लगता है ना? हाँ, और ये 2 धारी तलवार है, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। कैसे? एक तरफ क्लाइंट्स गिगोलो को चुपके से रिकॉर्ड कर सकती हैं। अच्छा। एक विदेशी महिला का उदाहरण दिया गया है जिसने मुंबई के गिगोलो की तस्वीरें चुरा लीं और फिर उससे ब्लैकमेल करने लगी। ओ तेरी। और दूसरी तरफ कुछ गिगोलो भी हैं जो क्लाइंट्स को आपत्तिजनक MMS भेजकर ब्लैकमेल करते हैं या फिर उन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने प्रमोशन के लिए करते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, एक ट्रेनर का तो सीधा बयान है इन रिपोर्ट्स में कि गिगोलो महिलाओं को MMS से ब्लैकमेल करते हैं। ये दिखाता है कि भरोसे का कैसा खून होता है इस दुनिया में। और फिर वो बोझ है जो शायद बाहर से दिखता नहीं, भावनात्मक और मानसिक बोझ। बिल्कुल, वो शायद सबसे भारी होता है। सबसे पहले तो गोपनीयता बनाए रखने का दबाव ही बहुत बड़ा है। परिवार से, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, सबसे ये सच्चाई छिपानी पड़ती है। एक गिगोलो का डर इन शब्दों में सामने आता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी जॉब के बारे में बहाना बनाता हूँ, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है कि अगर उसे पता चल गया तो ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, ये डर तो वाजिब है। फिर लगातार परफॉर्म करने का दबाव, चाहे मूड हो या ना हो, क्लाइंट को खुश करना है। धीरे धीरे ये इंसान को अंदर से सुन्न कर देता है, भावनाएं मरने लगती हैं, असंवेदनशीलता आ जाती होगी। बिल्कुल। और कभी कभी क्लाइंट्स बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हैं, बिन बुलाए तोहफे भेजना, घर तक पहुंच जाना। अरे। और इसका उल्टा भी सच है, कभी कभी गिगोलो खुद क्लाइंट के प्रति भावनाएं विकसित कर लेता है, लेकिन उसे अक्सर याद दिलाया जाता है कि वो महज एक प्ले टॉय है, इस्तेमाल की चीज। इससे दिल टूटता है। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। और शारीरिक जोखिम और अपमान भी तो होता होगा। हाँ, निश्चित रूप से हिंसा का खतरा हमेशा रहता है। एक उदाहरण दिया गया है कि एक क्लाइंट ने गिगोलो को सिगरेट से जला दिया। क्या? हाँ, कई बार सेशन के बाद पैसे नहीं मिलते या कम मिलते हैं या फिर जबरदस्ती की जाती है। वो जो ककोल्डिंग वाली स्थिति है, उसमें पति कब आपे से बाहर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, वो तो है। राजनीतिक रसूख वाले क्लाइंट से बचकर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अपमान, वो किस तरह का? अपमान कई तरह का। एक बहुत ही चौंकाने वाला वाकया है जहां एक क्लाइंट ने गिगोलो से उसकी जाति जानने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र तक मांग लिया। जन्म प्रमाण पत्र गिगोलो सेवा के लिए?
ये तो वाकई अजीब है। हाँ, ये दिखाता है कि किस हद तक जांच पड़ताल और अपमान झेलना पड़ सकता है। और भी बातें हैं, जैसे कमरे को कपूर की गोलियों से साफ करना पड़ता है ताकि कोई गंध ना रह जाए, या फिर छोटी लुल्ली जैसे अपमानजनक ताने सुनना। यह सब उस चमक दमक के पीछे का कड़वा सच है। उफ, और इन सबके ऊपर समाज की नजर, बदनामी का डर और कानूनी पछड़े। बिल्कुल, पुरुष सेक्स वर्कर्स को समाज में वो थोड़ी बहुत सहानुभूति या समर्थन भी नहीं मिलता जो शायद महिला सेक्स वर्कर्स के लिए कहीं कहीं है। उनका काम लगभग अदृश्य माना जाता है। कुछ स्रोत टैलेंट एजेंसीज की आड़ में चल रही तस्करी और दलालों के नेटवर्क की तरफ भी इशारा करते हैं। यानी ये संगठित अपराध से भी जुड़ा हो सकता है। संभावना है। और भले ही अब व्यभिचार कानूनन अपराध नहीं रहा, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर ग्राहक खोजना या इशारा करना, जिसे सॉलिसिटेशन कहते हैं, वो अब भी कानूनी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अच्छा। और सबसे बड़ा डर तो वही, अगर पकड़े गए या बात खुल गई तो इज्जत जाने का, परिवार के बिखर जाने का खतरा। स्रोतों में एक काल्पनिक इंटरव्यू का भी जिक्र है, रुद्र का, जो शायद कई लोगों के अनुभवों को मिलाकर बनाया गया है। उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, वो एक तरह का केस स्टडी जैसा है। ये जयपुर के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ककोल्डिंग करता है। हाँ। जिसका जिक्र पहले हुआ था जी। वो बताता है कि इसमें उसे सामान्य से दोगुने पैसे मिलते हैं, 5,000 रुपए से भी ज्यादा प्रति सेशन। अच्छा। उसे इसमें एक तरह का रोमांच या मजा आता है, जैसा वो कहता है, लेकिन वो जोखिमों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। जैसे? उसने वो घटना बताई जब एक पति ने कमरे में कपूर जला दिया और उसकी जाति पूछी। ब्लैकमेल का डर उसे हमेशा सताता है। और उसका सबसे गहरा डर, अगर उसके परिवार को, बीवी बच्चों को इस काम के बारे में पता चल गया तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो ये कहानी एक तरह से इस पूरी दुनिया के विरोधाभास को समेट लेती है। पैसा, रोमांच और साथ ही गहरा डर और खतरा। बिल्कुल, लालच और डर के बीच झूलती जिंदगी। तो कुल मिलाकर ये जो दस्तावेज हमने देखे, ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जहाँ पैसे और शारीरिक सुख का आकर्षण तो है, यकीनन है। हाँ, बहुत है। लेकिन उसके पीछे ऑनलाइन स्कैम से लेकर जानलेवा बीमारियों तक ब्लैकमेल का जाल, हिंसा और गहरे भावनात्मक जख्मों का अंधेरा छिपा है। सही कहा। और जैसा कि इन रिपोर्ट्स में कहा गया है, एक बार इस रास्ते पर अगर कोई चल पड़ता है तो वापस लौटना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये एक दलदल जैसा हो सकता है। इसीलिए स्रोत कुछ सीधी सलाह भी देते हैं। क्या सलाह है? पहले तो ये कि जहां तक हो सके कानूनी और सुरक्षित काम चुनने की कोशिश करें। जी। दूसरा, अगर कोई इस वजह से मानसिक तनाव या उलझन महसूस कर रहा है तो काउंसलिंग या किसी पेशेवर की मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। और अगर कोई खुद को इस स्थिति में फंसा हुआ पा रहा है तो शायद किसी भरोसेमंद हेल्पलाइन पर संपर्क करना एक पहला कदम हो सकता है। ठीक है। यहाँ ये साफ करना भी जरूरी है कि हमारी ये जो बातचीत है, ये सिर्फ इस मुद्दे के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह से बढ़ावा देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, जागरूकता ही मकसद है। अच्छा, आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये स्रोत हमें सप्लाई साइड के बारे में काफी कुछ बताते हैं, यानी लोग गिगोलो क्यों बनते हैं, और कुछ हद तक डिमांड साइड के बारे में भी, यानी क्लाइंट्स की जरूरतें क्या हैं। हाँ। लेकिन समाज के वो कौन से गहरे मुद्दे या शायद अनकही जरूरतें हैं जो सिर्फ पैसे और सेक्स से भी परे हैं और जो भारत में इस छिपे हुए इस जटिल उद्योग को लगातार हवा दे रही हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। समाज के किन पहलुओं पर ये रोशनी डालता है? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।